गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ज्ञान विवेक चैनल। हमारा विज्ञान विषय का पाठ ये वैज्ञानिक से संबंधित चैप्टर चल रहा है। कल 3 हमने वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन किया था। एक तो सुश्रुत जी थे, चरक थे, और तीसरे जो थे वो सीवी रमन जी थे। आज हम अध्ययन करने वाले हैं 3 और साइंटिस्ट के बारे में, जिनमें सबसे पहले हम लेंगे डॉक्टर हम्बी जहांगीर भाभा के बारे में। ठीक है, इनको परमाणु जो सिद्धांत है या परमाणु विज्ञान का कह सकते हैं पिता माना जाता है। परमाणु से संबंधित बहुत अधिक जानकारी इन्होंने दिया था, तो परमाणु विज्ञान के इनको पिता कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ये मूल रूप से पारसी मुंबई में इनका जन्म हुआ। इनका जो जन्म था वो हुआ था 1909 में जन्म हुआ था, और 1966 में इनका निधन हो गया। इतनी अल्प आयु में भी इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया। परमाणु सिद्धांत की बात करें या परमाणु बिजली घर की बात करें तो वो इन्हीं की देन है। प्रथम परमाणु बिजली घर जो तारापुर में है वो इन्हीं की देन है। प्रथम परमाणु बिजली घर का जो विचार आया वो इन्हीं के माध्यम से आया। भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। ये जो साइंटिस्ट थे या ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत अधिक विभिन्न प्रकार से कार्यों को अंजाम दिया। अब ये जैसे हम कह सकते हैं कि इन्होंने होमी जहांगीर भाभा है, उन्होंने परमाणु विज्ञान पर अध्ययन किया, तो इनकी जो रुचि थी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिक्स थी। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में इन्होंने जो अपना शिक्षण कार्य किया, शिक्षा ग्रहण का जो कार्य किया था वो इन्होंने स्नातक यानी यूजी बीएससी जो था वो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना यूजी का स्नातक डिग्री है वो वहां से उन्होंने प्राप्त किए थे। ये 1930 की बात है। 1930 में इन्होंने यूजी की थी। ठीक है, यूजी की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने ये डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद में जैसे अगर हम लगातार इनके सन पर चले तो सन के आधार पर ही हम इनको लेते हैं। जैसे 1930 लिया तो 1930 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। 1937 की बात करें तो इन्होंने एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के साथ में हिल्टन इसके नाम में मुझे कंफ्यूजन है। हाँ, ये 1937 की बात है। 1937 में इनके कॉस्मिक किरणों से संबंधित इन्होंने डब्ल्यू हिल्टर के साथ में उन्होंने कॉस्मिक किरणों के बारे में जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके ऊपर अध्ययन किया था। कहने का मतलब कि ये हिल्टर जो थे इनके साथ में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। कब? 1937 में, यानी 30 में इनकी स्नातक हुई थी। 1937 में इन्होंने अपना ये कार्य प्रारंभ किया था, जिसमें इन्होंने इनके साथ में मिलकर के कॉस्मिक किरणों के ऊपर अध्ययन किया। कॉस्मिक किरणों से क्या अभिप्राय होता है कि बाहरी जो अंतरिक्ष है वहां से कोई किरणें आती है, उन किरणों को नाम है कॉस्मिक किरणें दिया गया। ये कॉस्मिक किरणों की विशेषता क्या होती है? एक पुंज के रूप में, एक कणों के रूप में ये वायुमंडल में प्रविष्ट होती है, और वायुमंडल में प्रविष्ट होने के बाद में ये क्या करती है? वायु के कणों से क्रिया करती है। जब वो वायु के कणों से क्रिया करती है उस समय इनकी जो स्थिति होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन का जो समान, इलेक्ट्रॉन के जो समूह होता है या इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होता है उस प्रकार से इसकी प्रवाह दर को देखा जा सकता है।
कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह जो है वैसा फव्वारा इन किरणों का कणों के रूप में देखा जा सकता है। कब? जब बाहरी अंतरिक्ष से ये आता है कौन का कॉस्मिक किरणें। ये जो होमी जहांगीर बाबा था, इनका इंटरेस्ट शुरू से ही परमाणु से संबंधित जानकारी रखने में था। तो इन्होंने अपना जो ये कार्य था, यानी इनकी जो रुचि थी वो कॉस्मिक किरणें हैं या परमाणु ऊर्जा है, इन पर कार्य करना था और इन्हीं पर इन्होंने अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद में अगर हम 1937 के बाद में आए तो हम दूसरा जो इसका संस्थान उसके ऊपर आते हैं 1942। 1942 में इन्होंने अपना एक अनुसंधान कार्य किया था। उस अनुसंधान कार्य में इन्होंने ये बताया था कि अंतरिक्ष जो किरण है, अंतरिक्ष ये जो कॉस्मिक किरणें होती है, इनके ऊपर अनुसंधान कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, वहीं से अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर लेक्चरशिप भी ज्वाइन कर ली, यानी इन्होंने नौकरी प्रारंभ कर दी 1942 में। ये प्राध्यापक रहे, प्राध्यापक के पद पर। कौन से? अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अंतरिक्ष किरणों के लेक्चरर बन गए थे, प्राध्यापक बन गए थे। ये तो 1942 के बाद। 1945 के अंदर हम देखें इनका जो संबंध था वो टाटा समूह से, टाटा ग्रुप जो है, टाटा बिरला नाम सुना होगा, वो टाटा समूह है, उनसे काफी इनके परिवार का घनिष्ठ ताल्लुकात था। तो उस स्थिति में ये जो 1945 है, इस 1945 में एक टाटा इंस्टीट्यूट, ये फार्मास्यूटिकल कह सकते हैं या फंडामेंटल कह सकते हैं, एक इंस्टीट्यूट था। उस इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उसके अध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया गया था। रिसर्च सेंटर था जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने कार्य किया। उस कार्य के लिए इनको काफी अधिक ख्याति मिली, स्नातक ही थी, उसी समय से इनकी इंटरेस्ट थी, इनकी रुचि थी। तो टाटा जो फंडामेंटल रिसर्च सेंटर है या इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, वहां पर रह करके उसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की हुई है। किसकी? कॉस्मिक किरणों से संबंधित जो टाटा इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये इन्हीं की देन है। ठीक है। उसके बाद में इनका कार्य इतना तेजी से आगे बढ़ता रहा कि इस आधार पर इनको एक और परमाणु शक्ति आयोग का गठन किया गया। उस परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष पद के लिए इनको नियुक्त किया। ये बात है 1948 की। 1948, 1945 फिर 1948 है, यानी 3-3 साल का यहाँ पर ये गैप चल रहा है। 1948 में इनको परमाणु जो शक्ति संस्थान है प्रथम परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई थी। उस आधार पर परमाणु शक्ति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, परमाणु शक्ति आयोग का गठन किया गया। इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष वो जो कार्य था वो था 1967 का परमाणु बिजली जो घर था उसको बनाने 1963 में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद किया हमने थोड़ा सा ये जो है सन वगैरह है इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और मेरे भी हो गया, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लगभग ये जो 1948 था और 1948 के बाद में हम सीधे जाएंगे 1956। 1956 जो था उसके अंदर एक विशेष कार्य किया गया था 1956 में। ये सब वगैरह आप ध्यान में रख करके इजीली इनको आप कर सकते हैं। यानी इसके ठीक 8 साल के बाद 1956 में एक परमाणु आणविक एजेंसी का गठन किया गया था। आणविक एजेंसी का गठन किया गया था। इसकी विशेषता क्या थी कि इसके अंदर
लगभग 81 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया और उसकी सहमति से इनको इस एजेंसी का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में 1956 है, 1956 के बाद में हम जाएंगे 1963 में। 1963 की बात करें तो अभी मैंने बताया था परमाणु बिजली घर, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई थी। उसके अलावा इन्होंने कुछ रिएक्टर जो थे उनके बारे में भी इनकी विशेष उपलब्धियां रखी। ये विशेष उपलब्धियों में है, जैसे ये विशेष उपलब्धि कहेंगे, और जो अप्सरा है, साइरस है और एक है जर्लिना। ये 3 ऐसे हैं रिएक्टर जिनकी स्थापना करने का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। ठीक है, इन्होंने इस प्रकार से विभिन्न अपने जो जीवन काल है, जो शॉर्ट टाइम था, उस शॉर्ट टाइम में भी इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया। 1966 में इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद में, यानी 1966 में इनकी डेथ होती है, 1967 में एक जो परमाणु शक्ति संस्थान थी उसी का ट्राम्बा में है, उसी का नाम बदल दिया गया था। उसका नाम फिर BRC 1967 के अंदर जो परमाणु शक्ति संस्थान था, उसका नाम ट्राम्बा में है। इसका नाम बदल करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। ठीक है, बी से भाभा, ए से एटम, आर से रिसर्च और सी से सेंटर। इसकी स्थापना इनके द्वारा उनकी डेथ के बाद में इनके नाम पर कर दी गई, क्योंकि इनको भारत का परमाणु जो सिद्धांत कह सकते हैं या परमाणु विज्ञान है उसके पिता के रूप में इनको जाना जाता है। ये इनका विशेष जो इनकी खोज थी भारत के परमाणु विज्ञान के पिता माने जाते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेष उपलब्धि थी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको याद करने का तरीका यही है, ये सन आप याद कर लीजिए, फिर उनके आगे इन्होंने क्या क्या कार्य किया, कितना कितना गैप है। देखिए यहाँ पर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 का गैप है, फिर इधर 8 का गैप आ गया। 8 के बाद में हम देखें तो 4 फिर 7 का वापस आ गया और 7 के बाद में फिर 4। तीसरे साल में तो इस कार्य के तीसरे साल में इनकी डेथ हो गई और चौथे साल में इनका जो परमाणु जो संस्थान थी, उस परमाणु शक्ति संस्थान थी, उसका नाम चेंज करके इनके नाम पर रख दिया गया। ठीक है, ये इनकी उपलब्धि है। ये हमारे चौथे साइंटिस्ट थे। अब हम नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनके बारे में हम देखेंगे। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय इनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें तो ये 1861 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1861 में जन्म हुआ और 1944 में इनकी डेथ हो गई थी। 1861 से 1944। ठीक है, इनका जो संबंध था वो बंगाल से था। बंगाल के अंदर एक जगह है फुलन खुलना, उसके जिले के अंदर एक कस्बा है जिसका नाम है ररुली कत्तीपरा, उस गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये हमेशा से ही इनका जो कार्य था या ये जिस सब्जेक्ट को लाइक करते थे वो सब्जेक्ट पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। वो जो सब्जेक्ट था वो कुछ केमिस्ट टाइप से था। ठीक है, इन्होंने एक छात्रवृत्ति की परीक्षा दी थी और उस छात्रवृत्ति का नाम था गिलक्राइस्ट। इस छात्रवृत्ति की परीक्षा जब इन्होंने दे दी थी उसके बाद में इनका इस
प्रतियोगिता में जब वो सफल हो गए तो एडिनबरा यूनिवर्सिटी है, उस एडिनबरा यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हो गया। एडिनबरा विश्वविद्यालय है, इसके अंदर इनका सिलेक्शन हो गया, यानी यहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी थी। इसके बाद में ये जो यूनिवर्सिटी थी, देखिए ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं उसी के अंदर ये उप सभापति भी रह चुके थे, उप सभापति भी बना दिए थे। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने इनके कुछ दोस्त थे, फ्रेंड सर्किल था, उसके अंदर जेम्स वॉकर, अलेक्जेंडर थे और स्मिथ और हफ मार्शल, चार ही इनके, हफ मार्शल और स्मिथ, ये चार इनके दोस्त थे। इन दोस्तों के साथ में मिलकर के इन्होंने रसायन शास्त्र की ओर यानी केमिस्ट्री की तरफ अपना रुझान बना लिया, यानी केमिस्ट्री को इन्होंने अपना कैरियर बना लिया कि जो भी कार्य करना है मुझे इस केमिस्ट्री में रह करके ही अपने कार्य को अंजाम देना है। इसके बाद में ये भारत वापस आ गए, यानी इनका रुझान हो गया केमिस्ट्री की तरफ। उसके बाद में ये भारत में आ जाते हैं। भारत में आने के बाद में ये प्रेसिडेंसी कॉलेज इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और जब ये इस कॉलेज में आते हैं उस समय के साथ में क्या होता है कि कुछ अंग्रेज लोग वहां पर कार्य कर रहे होते हैं। इन्होंने जो अपना कार्य किया था या बहुत अधिक विद्वान थे, उस स्थिति में इनके पास में योग्यता भी थी, लेकिन कुछ अंग्रेज जो वहां उस कॉलेज में कार्य कर रहे थे वो कम योग्य थे और उनको पैसा अधिक मिलता था, इनको पैसा ज्यादा नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में इन्होंने जो वहां का डीन था उस डीन से इन्होंने बात की कि भाई मैं योग्य हूँ और मेरे को उस योग्यता के अकॉर्डिंग मुझे सैलरी नहीं मिल रही। तो ऐसी स्थिति में वो जो उस कॉलेज का जो डीन था उसने कुछ व्यंग्य कस दिया इनके ऊपर। व्यंग्य में इन्होंने ये कहा, उस डीन ने व्यंग्य जो शब्द कहे उसमें ये कहा कि यदि आप योग्य केमिस्ट हैं तो आप अपना स्वयं का व्यवसाय क्यों नहीं कर लेते, यानी अपना बिजनेस स्वयं क्यों नहीं कर लेते। ये जो शब्द थे ये उनको चुभ गए। चुभने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपना सेपरेट कार्य प्रारंभ किया। उस कार्य के अंदर इन्होंने औषधि तैयार की, दवाई तैयार की और उस दवाई को तैयार करने के लिए मात्र इनको 800 रुपए की खर्च करने पड़े। ये लगभग बात है 1892 की। ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे इसमें, लेकिन इनसे जो नीचे थे उनको सैलरी अधिक मिलती थी और इनको कम मिलती थी। 1892 के अंदर इन्होंने 800 रुपए खर्च करके औषधि को बना लिया। अब ये औषधि बन गई, उसके बाद में इनको लगा कि मैं बहुत अधिक आगे बढ़ सकता हूँ या मैं बहुत आगे कार्य कर सकता हूँ। यहीं से इन्होंने अपना कैरियर प्रारंभ कर दिया और बंगाल के अंदर एक फार्मास्यूटिकल वर्क्स को स्थापित किया जिसका नाम रखा गया बंगाल के अंदर था केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना कैरियर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर बना लिया था। ये इनकी विशेष योग्यता योगदान हम कह सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपना कैरियर प्रारंभ किया था। तो इसके बारे में आप एक बार देख लीजिए, मैं इसको साफ कर दूं, फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, जो दिया हुआ है वो आपको बता दिया गया है। प्रोफेसर पद पर थे, पहले बाहर थे, एडिनबरा जो यूनिवर्सिटी थी उसे में उप सभापति रहे थे। उसके बाद में भारत आ गए, भारत में प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसको ज्वाइन किया। वहां पर इनको एक बात चुभ गई और वो बात चुभ गई, उसके बाद में इन्होंने अपना कैरियर वहीं से 1892 में शुरू कर लिया था। और 18 इनकी जो उम्र थी वो बहुत ही ज्यादा इन्होंने पाई थी और अपने उस उम्र के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना इतना कार्य किया जिसके लिए ये बहुत ही इस चीज में भारत को अग्रणी बनाने की कोशिश की थी।
1944 में 83 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो अपने राजस्थान के हैं, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, राजस्थान जयपुर से, यानी इनका जन्म जो है वो जयपुर में हुआ। इनकी कार्यस्थली दिल्ली रही थी, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी जो थी वो इनकी कार्यस्थली थी। इनका जन्म जो था वो 1904 में हुआ था और इनकी डेथ 1904 में जन्म हुआ और 1966 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी इतनी ही एज इन्होंने पाई थी। ठीक है, जयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। शुरू से ही इनको वनस्पति विज्ञान है उसमें काफी रुचि थी, तो उस रुचि को इन्होंने आगे बढ़ाया। इनको विशेषकर भ्रूण विज्ञान के अंदर इंटरेस्ट था, उसके लिए इन्होंने क्या किया, भ्रूण विज्ञान और जो पुष्प है उनका एक सम्मिश्रण करके इन्होंने एक पुष्प की संरचना को विशेष अध्ययन करने के लिए जोड़ लिया और उस स्थिति में इनको भ्रूण विज्ञान के अंदर विशेष योग्यता हासिल हो गई। ये जो पंचानन जी थे इन्होंने अपना इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय थी उसके अंदर इन्होंने शिक्षा किया। शिक्षण का कार्य भी यहीं से प्रारंभ हुआ। शिक्षा का जो कार्य था, यानी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। उसके बाद में इनका कार्यस्थल भी इलाहाबाद टीचिंग कार्य किया। इलाहाबाद के बाद में ढाका, काफी जगह इन्होंने अपना ये जो शिक्षण कार्य था या पढ़ाने का कार्य था वो किया था। आगरा थी यूनिवर्सिटी, आगरा कॉलेज जो था उसके अंदर इन्होंने किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने किया, लखनऊ में किया और ढाका में किया। ढाका, इलाहाबाद, आगरा और लखनऊ, यहाँ पर इन्होंने अपना कार्य किया, शिक्षण कार्य किया था। इसके बाद में यहाँ से सीधे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद के ऊपर वहां पर चले गए थे। लगभग सन 1948 में, 1904 में जन्म था और 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। वहां पर इनको भ्रूण विज्ञान जो है उसका विभाग अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना कार्य भी भ्रूण विज्ञान पर ही किया था। इस भ्रूण विज्ञान के विशेष कार्य के लिए बाहर से भी कुछ छात्र आते थे इनके समक्ष या इनको गाइड के रूप में अपना गाइड नियुक्त करके और इनके अंदर PhD का कार्य, शोध का कार्य किया जाता था। यानी ये गाइड का कार्य थे और जो शोधार्थी थे वो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, भारत के, अर्जेंटीना, विभिन्न देशों से आते थे और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनके निर्देशन में PhD का कार्य किया, शोध का कार्य किया। इनका जो विशेष कार्य था वो विशेष योगदान हम कह सकते हैं, वो योगदान था टिश्यू कल्चर लैब। टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की। टेस्ट ट्यूब कल्चर कल्चर के ऊपर भी इन्होंने शोध कार्य किए थे। इसके लिए इनको, यानी ये जो कार्य हुआ इसके लिए इनको लंदन के अंदर एक विशेष जो इंस्टीट्यूट थी जिसका नाम था रॉयल सोसाइटी फेलो बनाया गया। रॉयल सोसाइटी जो थी लंदन की उसके द्वारा इनको फेलो बना करके और फिर इनको सम्मानित वहां पर किया गया था। कहने का मतलब इनके बारे में जो है वो अध्ययन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इन्होंने भ्रूण विज्ञान के ऊपर विशेष कार्य किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 साइंटिस्ट के बारे में हमने
पहले वाले जो साइंटिस्ट थे उनको परमाणु विज्ञान का पिता कहा गया था, पारसी परिवार से थे। दूसरे जो साइंटिस्ट हमने लिया था वो केमिस्ट थे, औषधि उन्होंने तैयार की थी, केमिस्ट्री से संबंध था। तीसरे जो हमने साइंटिस्ट लिए हैं ये बॉटनी से जुड़े हुए थे, बॉटनी के प्रोफेसर रहे हुए थे, प्राध्यापक रहे हुए थे। इन्होंने विभिन्न यूनिवर्सिटी में, विभिन्न कॉलेज में अपना कार्य किया था और पीएचडी का कार्य भी ये करवाते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।